गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 8 जून 2020 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट्स बन सकते हैं हम पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखेंगे। दोस्तों किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। IIFL फाइनेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो बनाया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहित शर्मा को बनाया गया है। इसी घोषणा किसने की? इसी घोषणा की IIFL समूह के प्रबंधक निदेशक और सह प्रमोटर हैं आर वेंकटरमन, उन्होंने इसकी घोषणा की। आप देखिए तो जो IIFL फाइनेंस कंपनी, ये कौन सी कंपनी है? तो इसे भारत की एक वित्तीय अग्रणी गैर बैंकिंग कंपनी है, जिसकी सालाना टर्नओवर है 36,000 करोड़ रुपए। अब देखिए दोस्तों, कंपनी ने एक हैशटैग जारी किया है, जिसके माध्यम से जो रोहित शर्मा हैं इस कंपनी के ग्राहकों से सीधी बात कर पाएंगे और उसके बारे में अपने राय दे पाएंगे। देखिए हैशटैग क्या है दोस्तों? तो हैशटैग रखा गया है सीधी बात। ओके दोस्तों, अब हम जानते हैं रोहित शर्मा के बारे में। दोस्तों जो रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 3 बार दोहरे शतक बनाने का काम किया है दोस्तों। और दोस्तों एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार लगातार 100 रन बनाने की शतक बनाने का काम किया है किसी भी वर्ल्ड कप में दोस्तों। और ये ऐसे भी एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया 264 रनों का। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं IIFL फाइनेंस के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस श्रीधर इसके अध्यक्ष हैं तथा इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? तो मोनू मात्रा जी। ओके दोस्तों, आप देखते हैं हम अगला प्रश्न। महिला फुटबॉल एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपना प्यारा देश भारत। इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने इसकी घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहली बार कब हुआ था ये भारत में? तो 1979 में पहली बार भारत ने इसका आयोजन किया था। और अब कब करेगा? तो 2022 में इसका आयोजन करेगा भारत दोस्तों। अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसमें 12 टीमें भाग ले रही हैं, यानी कि आज तक इसमें 8 टीमें ही खेलती आ रही थी। ओके दोस्तों, अब हम जानते हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के बारे में। तो इसकी दोस्तों मोटो क्या है? तो 1 एशिया 1 गोल इसका मोटो है। स्थापना हुई थी 10 मई 1954 को तथा इसके प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बुकिट जलील कोलालमपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रेसिडेंट के जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो विल्डन जॉन इसके प्रेजेंट टाइम के जनरल सेक्रेटरी हैं दोस्तों। जो आपको दिखा दोस्तों ये गुलाबी सा, ये सारे इसके अंडर में आने वाले देश हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न 3 नंबर के। भारत में 2012-19 की अवधि में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो इसकी मृत्यु हुई 750 बाघों की मृत्यु हुई है। कितने सालों के अंदर में? तो 8 सालों के अंदर में इनकी मृत्यु हुई है। इसकी घोषणा किसने की? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दोस्तों। किसी व्यक्ति ने RTI यानी कि जो सूचना का अधिकार है उसका प्रयोग कर ये जानकारी मांगी थी, तब ये जानकारी देनी पड़ी। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा बाघ की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों हुई है मध्य प्रदेश राज्य में। मृत्यु कितनी? तो 173 बाघों की मृत्यु हुई। और दोस्तों देश का सबसे ज्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में है। कितने? 526 है। आप दोस्तों याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इनकी मृत्यु कैसे कैसे हुई। तो 369 बाघों की मृत्यु है प्राकृतिक कारणों से, 168 बाघ की दोस्तों मृत्यु हो गई शिकार करने से, तथा 70 बाघ की मृत्यु कैसे हुई इसके ऊपर अभी जांच चल रहा है। और दोस्तों 42 बाघ की मृत्यु अप्राकृतिक कारण की वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए तब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 173 बाघ की मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश में, वो नंबर 1 है। तो ठीक है, नंबर 2 कौन है? तो नंबर 2 है महाराष्ट्र। कितनी मृत्यु हुई? तो 111 मृत्यु हुई है। नंबर 3 दोस्तों कर्नाटक, वहां पर 111 मृत्यु हुई है। फिर आता है उत्तराखंड का नंबर, वहां पे 88। फिर असम का नंबर, वहां पे 54 दोस्तों, ऐसे इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कौन है? प्रकाश जावड़ेकर दोस्तों। उन्होंने पिछले साल जानकारी दी थी कि 4 सालों के अंडर में भारत में बाघ की वृद्धि हुई 750 की ही वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है, आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। कितने थे पहले? तो 2296 बाघ थे, अब कितने हो गए हैं? तो 2976 बाघ हो गए हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए जो बाघ प्राधिकरण दोस्तों, इसके मंत्री कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर। जान लिया। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका
मुख्यालय है। ओके, अब देखते हैं अगला पर। WED के अवसर पर हैशटैग आई कॉमिट पहल की शुरुआत किसने की? तो इस पहल की शुरुआत की ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजकुमार सिंह ने इसकी शुरुआत की। दोस्तों जो राजकुमार सिंह है ये भारत के बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो आई कॉमिट पहल है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकार, कारपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय जितने भी संगठन हैं उनके बीच में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना। किससे जागरूकता पैदा करना? तो जो भी ऊर्जा हमारी होती है उसको बचाएं और जो भी ऊर्जा बची हुई है उसको किसी और में कैसे खर्च करें। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति ऊर्जा खरीदता है, बिजली खरीदता है दोस्तों, तो उसको 1 घंटे के अंडर में ही डिलीवर कर दिया जाए, कि उसकी सुविधा दे दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजली पर चलने वाले उपकरणों का ही उपयोग करें। और आमतौर पर जो हम गाड़ियों को उपयोग करते हैं वो पेट्रोल और डीजल पर चलती हैं और उसको शिफ्ट किया जा रहा है बिजली के ऊपर। इसका मेन उद्देश्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो आई कॉमिट पहले दोस्तों इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? तो इसको ऑपरेट कर रहा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। किस मंत्रालय के अंडर में आता है? तो ऊर्जा मंत्रालय के अंदर में आता है दोस्तों। अब देखिए जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है इसके अंडर में कौन कौन सी कंपनी आती है? तो आपने नाम सुना होगा NTPC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, दूसरी कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरी कंपनी है दोस्तों ग्रामीण विद्युतकरण निगम लिमिटेड और चौथी कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी चौथी कंपनी इसके अंडर में आती है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो राजीव शर्मा इसके अध्यक्ष हैं तथा इसके प्रबंधक निदेशक और MD कौन है? तो सौरभ कुमार इसके प्रबंधक निदेशक और MD हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किस एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनियम रिकग्निशन 2020 जीता है? जो जीता गया है हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ से। और दोस्तों इसका और नाम क्या है? इसका और नाम है राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इस एयरपोर्ट पे एक साल में 15 से लेकर के 35 मिलियन व्यक्ति यात्रा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको अवार्ड क्यों दिया गया? तो इसको अवार्ड इसलिए दिया गया कि एशिया का सबसे ज़्यादा ग्रीन यानी कि सबसे ज़्यादा पेड़ों वाला यह एयरपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया कि ये पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है ये एयरपोर्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब की बार थीम रखेगी कि किस पे ध्यान रखना है? तो जल प्रबंधन करने पर ध्यान रखना है प्रत्येक एयरपोर्टों को। ठीक है, अब देखिए इस एयरपोर्ट के माध्यम दोस्तों जितने भी हमारे बारिश का पानी होगा उसको स्टोर किया जाएगा और जो भी सिंचाई होगा उसको करने में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य अब की बार का रखा गया है और पानी का पुनः चक्रण करने का भी उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 के प्लेटिनियम का अवार्ड दिया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट को। तो गोल्ड का अवार्ड किसको दिया गया? तो दिल्ली का एयरपोर्ट दोस्तों, उसका नाम जानते हो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसको गोल्ड का अवार्ड दिया गया। तो रजत यानी कि दोस्तों सिल्वर का अवार्ड किसको दिया गया? तो सिल्वर का अवार्ड दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? तो मुंबई में हवाई अड्डा है दोस्तों। ठीक है, उसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो एशियाई है इसके महानिदेशक कौन है? तो एंजेलो गेटोस इसके महानिदेशक है। और दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाईवे पर मानव पशु मृत्यु दर की रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान किसने चलाया? तो इस अभियान को चलाया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि नितिन गडकरी की तरफ से इस अभियान को चलाया गया। ये कौन है? तो ये भारत के बन टाइम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं तथा इसी के साथ में MSME के मंत्री भी हैं नितिन गडकरी दोस्तों। अब देखिए ये अभियान है क्या? तो हाईवे पर हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पशुओं की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, तो उसको रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया है। ठीक है, अब देखिए नितिन गडकरी के अनुसार एक साल में लगभग 5 लाख से अधिक जानवरों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें से 1.5 लाख जानवरों की मृत्यु हो जाती है एक साल के अंदर में दोस्तों। इसको रोकथाम के लिए इस अभियान को चलाया गया है। ठीक है, अब देखिए जो भी NGO और सामाजिक संगठन इसके प्रति काम करते हैं, इसको रोकने के लिए काम करते हैं दोस्तों, उनसे इन्होंने अनुरोध किया है कि आप सड़क पर जो भी जानवर मरते हैं, कहाँ मर जा रहे हैं और किस क्षेत्र में ज़्यादा मरते हैं, उस क्षेत्र को आप बताइए हमें और उसका हम रोकथाम करेंगे दोस्तों।
ठीक है। अब देखिए जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तथा मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री कौन है, तो वीके सिंह इसके राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, आप याद कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए, द ईयर वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसने जीता। इस पुरस्कार को जीता है किरण मजमूदार ने, और ये पुरस्कार दिया जाता है कोई भी एंटरप्रेन्योर के पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एंटरप्रेन्योर हैं तो किस कंपनी की, तो बायोकॉन लिमिटेड के दोस्तों ये चेयर पर्सन है, ठीक है। अब देखिए कितने देशों में के प्रतिभागियों ने इसमें शामिल लिया, तो 41 देशों के इसमें 26 प्रतिभागियों ने इसमें शामिल लिया, जिसमें से इस खिताब के लिए इनको किरण मजूमदार को चुना गया है, ठीक है। अब देखिए 20 सालों के अंडर में भारत दोस्तों एक कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक, उसको 2014 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। किसको, तो उदय कोटक को दिया गया था, ठीक है। और इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से 2005 में दिया गया था, किसको, नारायण मूर्ति को इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न होगा 8 नंबर के, किस बैंक ने समर ट्रीट अभियान शुरू किया। इस अभियान को शुरू किया गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HDFC बैंक की तरफ से इस अभियान को शुरू किया गया। इसका लाभ कौन ले सकता है, तो वेतनभोगी और व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन और पेंशन लेने वाला व्यक्ति इस अभियान का लाभ ले सकता है। इसके तहत में इस बैंक की तरफ से बड़े उपकरण खरीदेगा EMI पर दोस्तों, तो EMI पर खरीद सकता है, और इसके लिए उसको कोई सा भी डाउन पेमेंट नहीं जमा करना होगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई सा भी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, तो बैंक का क्रेडिट कार्ड उपयोग करके उपकरण को खरीदा जा सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। और कुछ दिनों के बाद जो बैंक है अपने कुछ रैंडम ग्राहकों को चूज करेगी और उसका 50% उसका दोस्तों रिवार्ड यानी कि रिफंड के रूप में दे देगी बैंक। ओके, अब हम जानेंगे HDFC बैंक के बारे में। जो दोस्तों जो HDFC बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उसके हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर दोस्तों। अब दोस्तों ये गलत है, यह गलती से यहाँ पर लिख गया है, यह मत ध्यान दीजिएगा। इसके पेन टाइम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी तथा चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ जी। ओके दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, नितिन पटेल ने 2020-21 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का गुजरात बजट पेश किया। तो पेश किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.17 लाख करोड़ रुपए का गुजरात बजट पेश किया गया। यह है कौन, नितिन पटेल, तो गुजरात के पेन टाइम के दोस्तों गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों हैं। और इस बजट में कुछ भी नया पेश नहीं किया गया है कि जो भी पुराना था वही रखा गया। अब की बार इसमें दोस्तों जोर दिया जाएगा कृषि क्षेत्र के ऊपर और शिक्षा क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक करंट अफेयर है गुजरात के ऊपर है कि गुजरात के पंचमहल जिले में दोस्तों गुजरात ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम से देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाएगा दोस्तों, आप याद कीजिएगा। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत में 150 नए एम्बुलेंस को चालू किया जाएगा इस अंतरालय के अंतर्गत में दोस्तों, ठीक है। अब हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। जो गुजरात है इसकी राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी तथा गवर्नर है आचार्य देवव्रत तथा इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा 11, लोकसभा की 26 सीटें हैं। ओके, अब राज्य कब बना था, 1 मई 1960 को ये राज्य बना था। इसका राज्य के पशु क्या है, तो एशियाई शेर, पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, फूल है गेंदा, फल है आम का फल और वृक्ष है बरगद। ओके दोस्तों, और अब हम देखते हैं आज का लाभ। हाल ही में थैंक्स मोम नामक वृक्षारोपण अभियान कहां शुरू किया गया। इस अभियान को शुरू किया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश में इस अभियान को शुरू किया गया। कब, तो 5 जून को यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जब हम पेड़ लगाते हैं दोस्तों तब इसको चालू किया गया थैंक्स मोम नामक वृक्षारोपण अभियान को, ठीक है। कहां पर चालू हुआ, तो मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःसशक्तिकरण कल्याण संचालनालय परिषद में इसको चालू किया गया। दोस्तों उसके आयुक्त हैं श्रीमती रेणु तिवारी, उन्होंने इसको नाम दिया। नाम देने का मतलब क्या है कि पेड़ को हम ऐसे ख्याल रखेंगे जैसे हम किसी अपने माता का, किसी अपने मम्मी का ख्याल रखते हैं, वैसे ख्याल रखेंगे किसी हम पेड़ों का, इसीलिए इसको चालू किया गया दोस्तों, ठीक है। अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान तथा इसकी गवर्नर है लालजी दास टंडन और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 29।
अभी दोस्तों राज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को राज्य बना था। और इस किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। और उसके चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश का राजकीय दोस्तों डांस है मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। जानवर है बारहसिंगा, पक्षी है भारतीय फ्लाई क्राफ्टर, फूल है सफेद लिली का फूल, और फल है आम का फल दोस्तों। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि टॉप टू शटलिंग द स्टोरी ऑफ पीवी संधू पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वी कृष्णस्वामी इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया? तो विजय कुमार, श्याम सिंह, सोनी जायसवाल, रितेश दुबे, एजुकेशन क्लास, अमित मलिक, कुणाल कुमार सिंह और कृष्णा चनीजा, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। तो व्हेन इज अर्थ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका दोस्तों आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि काफी बार, अधिक से अधिक बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ओके, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।